जब कोई मूवी चल जाती है ना तो उसके साथ की जो सेंसिटिविटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। यूजली लोग उसके प्रो हो जाते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, और ज़्यादातर लोग जो कि प्रो हो जाते हैं फिर वो हर चीज़ को एक क्रिटिकल लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। कि जैसे कि ऋतिक रोशन ने बोला कि धुरंधर जो है वो मेरे को धुरंधर बहुत ही ज़बरदस्त लगी है, और डायरेक्टर साहब की भी तारीफ करी, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि अप्रिसिएशन नोट है वो सब दिखा उसमें। लेकिन उन्होंने लिखा सेकंड सेंटेंस के अंदर कि आई मे डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ इट। ये जो डिसएग्रीमेंट है ये किस लिए, और जो उन्होंने आगे लिखा दैट आई विल आर्ग्यू अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अस मेकर्स शुड बियर एज द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका एक मतलब क्या है कि व्हाट इज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज दिस आई वुड से होल पॉलिटिक्स अराउंड दिस मूवी इज ऑल अबाउट। तो ये जो पॉलिटिकल अफेयर है वो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स कम और बैक टू बैक कोई ना कोई पीआर जो है वो ज़रूर चलता चला गया है। कभी पीआर आया जो कि प्री रिलीज हुआ, फिर रिलीज के टाइम पे एक पीआर हुआ, फिर एक पोस्ट रिलीज भी हुआ। जब आप इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऋतिक रोशन क्या इंडिकेट कर रहा है, और जो वो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं लॉन्ग विद मच ऑफ एप्रिसिएशन, उसका डायमेंशन सही है कि नहीं। ठीक है, तो मेरा अटेम्प्ट ये है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि ये जो धुरंधर वर्सेस ऋतिक रोशन बन गया है और इसको एक सीरीज ऑफ पीआर एक्टिविटीज़ को एक पॉलिटिकल एंगल से देखना शुरू कर दिया, ये सही भी है कि नहीं है। तो पॉलिटिक्स हुई पहले प्री रिलीज के अंदर, क्योंकि पिक्चर थोड़ी सी महंगी थी, थोड़ा सा डिले होके आई। रणवीर सिंह के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उठने शुरू हुए। ये सब चीज़ें एक नेगेटिव फोर्स की तरह दूसरी पार्टी के लोग और साथ साथ में साउथ के कुछ जो लोग भी ये करने लगे कि भाई यहाँ पर कोई भी पिक्चर चलनी नहीं चाहिए। तो वो नेगेटिविटी जनरली जैसे ही कोई बॉलीवुड की पिक्चर आती है वो होनी शुरू हो गई। उसको काउंटर अटैक करने के लिए कुछ हद तक रणवीर सिंह की पुरानी फिल्मों के बारे में ब्यौरा दिया गया कि भाई बहुत ही अच्छा एक्टर है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पर हो रहा था। लेकिन अचानक से जब थोड़ी पॉजिटिविटी आई ट्रेलर को देख के कि ये अच्छी लग रही है, तो फिर वो कंतारा वाला टॉपिक हो गया। अब कंतारा वाला टॉपिक होने के बाद उसको काउंटर करने के लिए एक पीआर मशीनरी एक्टिवेट होती है जो ये बोलती है कि स्पाई यूनिवर्स तो कैसा घटिया स्पाई यूनिवर्स है, रियल स्पाई जो होता है वो ये होता है। तो वहां से इसका अंडर करंट आना शुरू हुआ, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आनी शुरू हुई, एडवांस बुकिंग अच्छी होनी शुरू हो गई, और पहले दिन धमाकेदार तरीके की ओपनिंग हुई। यहाँ तक थोड़ा सा ये भी बोला गया कि भाई इस पिक्चर के अंदर कुछ सेल्फ बुकिंग भी हुई है, जो मैं नहीं मानता हूँ। मेरे ख्याल से ये जो भी गया है वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला गया है। पिक्चर भी बहुत अच्छी बनी है, और जैसे मैंने कल भी बोला था, इस पिक्चर का जो लार्जली जो इंटेंशन जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ वो ये है कि कौन कितना प्रभावित होता है इंडिया को सर्विस करने के लिए, चाहे वो फोर्सेस में जाए, चाहे वो स्पाई बने, जैसे ही बने, उस सेंस में काफ़ी इंस्पायर करती है। उसके बाद एक पॉलिटिक्स और शुरू हुई जो कि पोस्ट रिलीज शुरू हुई, जिसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किसका इंटेंशन हो सकता है। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि क्या आप उस बिहेवियर का जो लार्जर पब्लिक कर रही है उसका पार्ट है कि नहीं है। तो अचानक से ऐसी सीडिंग करना कि आपने ये म्यूजिक सुना, अरे क्या म्यूजिक था, बोले कौन सा म्यूजिक, कहाँ का म्यूजिक, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, ये सॉन्ग के लिरिक्स सुने आपको समझ में नहीं आए, तो आपको फोमो क्रिएट कराया गया जो जिसके अंदर स्पेसिफिकली अक्षय खन्ना थे, और उसको फिर डायरेक्टली कंपैरिजन करके दिखाया गया बॉबी देओल से कि वो इतना महान तरीके का एक्ट है। तो आपको ऑब्वियसली एक शिफ्ट क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। क्या ये बुरा है? मेरी नज़र में ये बुरा नहीं है, बट ये थोड़ा चीप जरूर है। क्योंकि बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि एक बॉबी देओल या फिर उससे पहले जो कुछ भी हुआ था वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था, अपने आप ऑर्गेनिकली वो पुश हुआ था। वो उसका कोई मेन विलन या हीरो भी नहीं था, उसका सिर्फ 10% 20% रोल था। सारा रोल जो था रणवीर कपूर का था, और यहाँ पर रणबीर कपूर को डीमीन करने का एक अलग से कैंपेन पैरेलली शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब तक आप मूवी की बात कर रहे हैं अपने मेरिट के ऊपर, जैसे कि एनिमल के टाइम पे हुआ कि इसने कितना अच्छा कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं तो मान लो कि शायद प्रोडक्शन हाउस ने नहीं बोला होगा, बट पीआर वाला जो चीप भाई बैठा हुआ है जो कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है, उसको समझ में नहीं आया, उसने कंपैरिजन कर दिया, एंड देन इट टुक लाइक गॉट टू द नेक्स्ट स्टेज एंड इट रियली गॉट द स्टीम, सो टू से। नेक्स्ट फेज इन्होंने करा कि हमने थोड़ा सा कंपैरिजन करा था अभी तक वाईआरएफ के साथ, तो एक बड़ा करते हैं, बड़ा कैंपेन चलाते हैं इसके ऊपर। तो एक कैंपेन आपको हर 2-3 दिन बाद एक नई कॉन्वर्सेशन सुनने को मिल रही है। तो वाईआरएफ को तो बिल्कुल शेमफुल ही हो जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा सीरीज ऑफ वीडियोस लगातार कोई ना कोई शेमफुली जो है वो शान से डाले जा रहा है, और कोई ना कोई डाल रहा है, कोई ना कोई बड़े यूट्यूबर्स डाल रहे होंगे, वो बड़े स्ट्रेटेजिकली डाल रहे हैं, और उनका मुद्दा सिर्फ एक ही है कि वाईआरएफ को कैसे डीमीन किया जाए, जो कि एक फिक्टिशियस तरीके की फिल्म है। उसको भी मैं आगे बताऊंगा वो इससे कैसे डिफरेंट है। फिक्टिशियस सी फिल्म है जिसको इससे कंपेयर कर दो, तो ये एक स्ट्रेटेजिक तरीके का मूव यहाँ पर होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने बोला यार अभी भी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अलावा भी और हमें इस टीम तो पकड़ के रखनी पड़ेगी, पीआर मशीनरी और ज्यादा स्ट्रांग होती है।
शिफ्ट इन फोकस आता है। अचानक से आपको ये बताया जाता है कि अक्षय खन्ना जो है वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है, इससे पहले तो मतलब उस कुछ था ही नहीं। इसको फिर बेचारगी की जोन में लेके गया कि यार अक्षय खन्ना ने भी एक पोस्ट डाला कि यार जब मैं पहले था तब तो कोई पिक्चर देखने नहीं जाता, अब आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं सबसे बड़ा स्टार हूँ, मैं एक लेजेंड हूँ, मैं ये हूँ, अब लेजेंड बोलने का क्या फायदा। ये जो अपने आप को ही बेचारगी दिखाने वाला जो होता है वो हमेशा काम करता है पब्लिक के साथ कि मेरे को रोल नहीं मिला या फिर मेरे को साइड लाइन कर दिया गया और अब मैंने देखो कितना अच्छा काम कर दिया। तो लोग कंपेयर करने लगे कि जी सारी पिक्चरें ही अक्षय खन्ना की बहुत अच्छी थी। अक्षय खन्ना ने बहुत अच्छा रोल किया बट बहुत गंदी चॉइसेस भी ली हैं जीवन के अंदर, जिसकी वजह से पब्लिक देखने नहीं गई। और अब अगर अच्छा रोल कर रहे हैं बॉबी देओल की तरह तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, और छावा के अंदर भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था। लेकिन ये पीआर जो होता है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि यार देखो अगर आप लोगों ने इसका साथ नहीं दिया तो ये पीछे रह जाएंगे, इनको मरने नहीं देना है, ये आर्टिस्ट हमेशा अमर रहे, उस तरीके का एक पर्पसफुल जो है वो चीज़ें शुरू हो जाती है। और फिर कल से जो एक्टिविटी शुरू हुई है वो हुई है कि जो पॉलिटिकल मेन पार्टी है, इंडिया लीडिंग पार्टी है, उसने इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। धुरंधर इक्वलेंट टू मोदी करना शुरू हुआ। फिर मोदी के जितने भी जो स्पेशल हमारे एक्टर्स हैं जो सुपर अलाइंड है बीजेपी के साथ, उन्होंने ये एक साथ ट्वीट्स मारे बैक टू बैक कि भाई हमें बड़ी पसंद आ गई, हमें बड़ी पसंद आ गई। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको सबको पता है किसने इसने क्या किया, अक्षय कुमार, अनुपम खेर। फिर लोगों ने उसको काउंटर करा कि भाई तुम इसके बारे में तो सपोर्ट कर रहे हो, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, तो कभी ये भी सपोर्ट कर दिया करो कि इस धुएं में लोग जिंदा कैसे रहेंगे। ये करेंसी जो है 91 टच करने वाली है, इसके बारे में क्या आपका विचार है, इसके बारे में अब आप क्यों नहीं बोलते हो। बट ये चल रहा था ये पॉलिटिकल अफेयर, क्योंकि अब ये मूवी ने एक पॉलिटिकल मुद्दा पकड़ लिया। फिर अचानक से कोई पागल उठ के आया, उसने बोला कि यार ये ना इंडियन मुस्लिम्स को जो है इंस्टिगेट कर रही है, ये उनके खिलाफ है। तो ये भी लोगों ने बोला कि भाई अब ये क्या नया एंगल निकाल के लेके आ गए, दिस इज पीआर गोइंग रॉन्ग। कि भाई यहाँ पर तो इंडिया की तो बात ही नहीं हुई, यहाँ पर इंडिया के किसी इंसान की भी ढंग से बात नहीं हुई, यहाँ पर तो क्या क्या टेररिस्ट अटैक हुए उसकी बात हुई, और फिर सारा शिफ्ट तो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है कि वहाँ पर पॉलिटिक्स, गैंगस्टर्स और ये सारे जो लोग मिल के कैसे अपने अपने मतलब की वजह से नेबरिंग कंट्री को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसमें ये क्या लॉजिक हुआ। तो एक उसके अंदर से भी एक डिबेट शुरू हो गई। जब इस तरीके की डिबेट आती है किसी भी मूवी को लेकर तो मूवी को फायदा होता है। तो क्या ये पॉलिटिकल फिल्म है, एजेंडा फिल्म है, या फिर कल लोग ये मांगने लग गए, और बहुत सारे मोहतरमा लोगों ने इंडियन होने का वादा तो किया बट वो क्वेश्चन ये करने लग गए अचानक से, जो किसी ने नहीं किया, कि यार ये जो सब अटैक हुए इसका प्रूफ मांग रहे हैं लोग, और आदित्य धर कितना ब्रेव है उसने ये दिखा दिया। ये अब टॉपिक कहाँ से आ गया कि इसका प्रूफ मांगा जा रहा है। जो उन्होंने फुटेज यूज करी है दुनिया ने, लोग टेलीविजन पे देखा, किसने प्रूफ मांग लिया ये। तो ये जो डिवाइड एंड रूल वाला होता है, ये पीआर गॉन एब्सोल्युटली बजर्क है, चीप है, कि भाई जबरदस्ती फिल्म को बेनिफिट मिल जाए। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोडक्शन हाउस का या आदित्य धर का कोई भी रोल होगा। वो जो बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को वो बोलते हैं कि हम जेन अल्फा हैं या फिर मिलेनियल्स हैं या फिर इस तरीके के लोग हैं, जिनको नहीं पता कि राइट कॉन्वर्सेशन कैसे ड्राइव करी जाती है सोशल मीडिया पे, उन्होंने इसका लीथर पतेड़ कर दिया। ठीक है, अब जो चीज़ें वो बोल रहे हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया, वायरएफ का ये हो गया, या फिर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पाकिस्तान को ऐसा करा दिया। अगर गौर से देखा जाए, हम जो कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे वो द कैट का रोल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो गाना सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर उसको वायरल कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब उर्दू लैंग्वेज के अंदर ही है लार्जली, या पर्शियन लैंग्वेज के अंदर है, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में तो नहीं है फॉर श्योर। पाकिस्तान कैरेक्टर्स को ही आप इंजॉय कर रहे हैं, उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी को देखना चाहते हैं। मच लाइक कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो हर रोज़ पाकिस्तान को गाली देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान के सीरियल्स यहाँ पर बैक टू बैक देखते हैं। और उसका टेस्टिमनी है कि आप यूट्यूब पे चले जाओ, आप देखोगे कि जो इंडियन ट्रैफिक है वो सबसे ज़्यादा है पाकिस्तानी सीरियल्स के ऊपर। वो सुबह गाली देंगे मोदी सर को, थैंक यू वेरी मच बोलेंगे, फिर उसके बाद शाम को जो है पाकिस्तानी सीरियल लेके बैठ जाएंगे, वो नहीं छुटता उनसे। मतलब थोड़ा अजीब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। फिर बोला गया कि भाई पाकिस्तान का लेडी लव दिखाता है वायरएफ, इसलिए हम उनका साथ नहीं देते। तो भाई यहाँ पर भी तो यही था, पाकिस्तान में ही लव हुआ, पाकिस्तानी से ही शादी हुई, तो वो भी ऐसा कुछ खास डिफरेंट तो था नहीं इसके अंदर भी। फिर जी वहाँ पर उन्होंने बिकनी पहना दी, ये एक प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर इंडिया में थोड़ा सा ओपन है कल्चर, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नॉर्म्स के, क्या औरतें पहन रही हैं, तो वहाँ पर नहीं दिखाया। बट वहाँ पर भी जितना भी क्रिएटिव लिबर्टी ली जा सकती थी वो ली, कि भाई जो गैंगस्टर का राइट हैंड है उसको स्पोर्ट्स बाइक, क्रूजिंग बाइक मिल गई, वो रोमांस कर रहा है उसके ऊपर जाके, जब वो गाने गा रहा है उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन बाद में सब लोग देख लेते हैं उसको। तो क्रिएटिव लीड तो हर जगह ही ली गई है। फिर ये बोला गया कि भाई पाकिस्तान
जो है को सुपर लव करता है स्पाई यूनिवर्स। इस बात से तो मैं शुरू से ही, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इसके अंदर अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बात ही पूरी झूठी है। अगर हम टाइगर या फिर टाइगर 1 या टाइगर 2 का हम टोटल मिला के निष्कर्ष देखें तो वो यही था कि भाई साहब जो नेबरिंग कंट्री कर रही है उनको हमें रोकना है। पठान में भी यही था। टाइगर 3 में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठा कि भाई आप पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, वो उल्लू लोग हैं जो इस तरीके से बोल रहे हो। पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो ये बोल रहा है पाकिस्तान भाई साहब तुमसे तो ना हो पाएगा, तुम अपनी कंट्री तो संभाल नहीं सकते, जिस तुम्हारी कंट्री में अगर 100 कलेश होते रहोगे तुम साला मुझे तंग करते रहोगे। तो एज इंडियंस हु आर मोर पावरफुल, मोर ब्रिलियंट इन देयर माइंड एंड वी हैव गॉट ग्रेटेस्ट स्पाइस इन द वर्ल्ड, तो हम लोग कंट्रोल ले लेंगे ताकि आपकी कंट्री में थोड़ी सी शांति रहे, ताकि आप हम लोगों को तंग ना करो, अपना जीवन जियो, हम अपना जीवन जिए। ये उसका निष्कर्ष था। लेकिन उसको दिखाया ऐसे गया कि बड़ा पाकिस्तान लव हो गया। तो पाकिस्तान लव नहीं हो गया। या तो एक डिसीजन आपका ये है कि एक बम लो, सब कुछ फोड़ो उनके सर के ऊपर, कंट्री खत्म, बात खत्म। या फिर आप ये बोलोगे यार तू देख मेरे से पंगे ना ले, ठीक है, पंगे लेगा तो फिर मैं बता दूंगा बाप कौन है। तो अगर बाप कौन है तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो बम फोड़ना या फिर दूसरा होता था आई विल टेक चार्ज ऑफ योर कंट्री। तो टाइगर 3 का तो निष्कर्ष ये था आई विल टेक चार्ज ऑफ योर कंट्री, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म आता है, जो ट्रू क्रिटिसिज्म है कि भाई आप स्पाई यूनिवर्स तो बताते जा रहे हो, ये दो टाइगर शाइगर ऊपर से अपने वो NTR भी ले लिया, सब कर लिया, लेकिन ये जुड़ कैसे रहा है एक साथ में, वो नहीं जुड़ रहा। दैट्स अ रियल क्रिटिसिज्म ऑफ दैट स्पाई यूनिवर्स। द स्पाई यूनिवर्स विल ऑलवेज बी फिक्टिशियस, इट विल ऑलवेज बी फेक, बिकॉज वो एक जनरल कहानी बता रहा है, जैसे कि जेम्स बॉन्ड की कहानियां होती है, मिशन इम्पॉसिबल की कहानियां होती है, इसके अंदर सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी जाके किसी प्लेन से नहीं लटक रहा टॉम क्रूज की तरह। लेकिन ये ऐसी ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, जबरदस्ती की बातें हो रही हैं, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। अब इसको रियलिज्म से मिक्स कर देने का मतलब है कि आप खुद ही बेवकूफ़ हो, ठीक है। तो मेरा निष्कर्ष इस सबको देख के यही लगा कि यार जो ये सारी चीज़ें हैं ये मेरे ख्याल से जुड़ जुड़ा के इनके गलत मतलब निकलेंगे। एक चीज़ और है, जो आजकल लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो प्रो इंडिया बहुत सारे हैं। तो अगर स्पाई यूनिवर्स में कुछ कुछ एलिमेंट ये दिखाए जाते हैं कि इंडियन स्पाई गॉन रॉन्ग और रोग सो टू से, दैट आई थिंक वाईआरएफ शुड अवॉइड। पहले तो स्टोरी को जोड़ना सीखें, और दूसरा ये अपना ही स्पाई गोइंग रॉन्ग, ये कनेक्शन जो है ये लोग नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो इसको प्लीज़ कंप्लीटली अवॉइड करें, कि नहीं चलेगा। हो सकता है किसी पुराने टाइम में चल जाता, और पुराने टाइम में क्या चलता था, किस वजह से चलता था, उसको आज रेलेवेंट नहीं बना सकते, क्योंकि हर बारी जब डिसीजंस लिए हुए होते हैं, जब किस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में लिए होते हैं, वो डिफरेंट हो। अब आते हैं ये सब जानकारी लेने के बाद कि प्री क्या हुआ, पोस्ट क्या हुआ, किन मुद्दों के ऊपर इसको बुरा अच्छा बोला जा रहा है। अब हम आते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि भाई साहब ये जो पॉलिटिक्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं रोशन साहब, ये कितना हद तक सही है। ये पॉलिटिक्स अगर वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनका भी ठीक ठाक मुस्लिम परिवार से कुछ ना कुछ रहा है, तो उनका शायद हो सकता है कुछ थोड़ा ज़्यादा लगाव हो उसको लेके कि भाई ठीक है, मैं जानता हूँ कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ जो बुरे होते हैं उनको बुरा बोलो, लेकिन दुनिया का आजकल ये मानना हो गया कि भाई ज़्यादातर जो टेररिज्म है वो एक ही कम्युनिटी से आ रहा है, तो कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इस चीज़ को एंड किया जाए। अब ये जो पॉलिटिकल डिवाइड की ये जो बात कर रहे हैं, ये अगर रिलीजियस डिवाइड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये पिक्चर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर तो एक भी हिंदू मुसलमान का कुछ भी नहीं बोला गया है, तभी शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। ये अगर इनको लग रहा है तो फिर ये इनकी खुद के दिमाग की गिल्ट है। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया है लार्जली ये बताया गया है कि टेररिज्म और क्यों उत्पन्न होता है। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के भी मुस्लिम्स के बारे में नहीं बोला गया है। मेरे ख्याल से तो सिर्फ ये बोला गया है कि कुछ लोग हैं जो अपने मतलब की वजह से टेररिज्म करना चाह रहे हैं, वो टेररिज्म से इंडिया को नुकसान होता है, और वो किसी भी मजहब का हो सकता था, बट इंसिडेंटली वो मुस्लिम्स हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंटल है, ये एक्सप्लिसिटली बोला भी नहीं गया है। तो ऋतिक रोशन जो बोलना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से तारीफे वारीफे तो बहुत कर दी उन्होंने। मेरे ख्याल से ये जो स्टेटमेंट है इसका कोई मतलब बन नहीं रहा है बिना बात पे कि भाई वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड आई डिसएग्री विद पॉलिटिक्स इन इट। इसका कोई मतलब नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट कि हाँ ये अब एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से मूवी देखी जा रही है, क्योंकि प्री रिलीज इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, पोस्ट रिलीज सारे आ गए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज, और उनके कोई ना कोई तो अपने एजेंडा होंगे। क्योंकि मैं ये पक्का मानता हूँ कि जो भी पॉलिटिशियन आके बोलता है ना, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे वोट दो, मैं मिठाइयाँ बांटूंगा उसके बाद जब मैं जीत जाऊंगा, तो मैं इतना ज़्यादा उत्तेजित हूँ कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। मतलब आप खुद इमेजिन करो, एक इंसान इसलिए लड़ रहा है मेरे लिए, आपके लिए, कि मैं वो हमारी सेवा करना चाहता हूँ, और उसके बाद क्या सेवा होती है हम सबको पता है, ठीक है। तो बेवकूफ़ी बनाया जाता है हमें लार्जली, और हम बन जाते हैं भेड़ चाल के अंदर। बट द पॉइंट इज
कि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा एंड के अंदर, वो आप ज़रूर देखिए। इससे आपको एक अलग लेवल की एक प्रेरणा मिलेगी कि किस तरीके से पीआर एक्चुअली में चलती है और कैसे हमारा माइंड वॉश करती है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखो आपको बहुत मजा आएगा देखने में। क्या कभी आपने हिटलर की कहानी पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ना और देखना कैसे उसने लोगों को साइकोलॉजी के जरिए कंट्रोल किया था। जब हम हिटलर के बारे में डीप रिसर्च कर रहे थे तो हमारे मन में एक सवाल आया कि आखिर उसने इतने लोगों को मारा, फिर भी लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया। यही सवाल 1967 में अमेरिका के एक स्कूल के बच्चों ने अपने क्लास टीचर से पूछा। बच्चे जानना चाहते थे कि लोगों ने हिटलर का विरोध क्यों नहीं किया। टीचर ने सोचा कि ऐसे जवाब देने से तो इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी का खेल था। टीचर ने सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट करके इनको समझाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर अगले दिन क्लास में आते ही टीचर ने कहा, आज से क्लास में कोई भी फालतू बात नहीं होगी, सब सीधे बैठेंगे, क्लास में कोई भी हंसी मजाक नहीं होगा, सब डिसिप्लिन में रहेंगे। और इसी के साथ बच्चों को पावरफुल डिसिप्लिन महसूस होने लगा। फिर अगले दिन टीचर ने बच्चों से कहा कि हम सब एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, हम सब एक फैमिली है, एक ग्रुप है। टीचर ने उनको एक सैल्यूट करना सिखाया और उन्हें समझाया कि ये सैल्यूट हमारा सिंबल है। बच्चे एक दूसरे से सैल्यूट करने लगे। फिर तीसरे दिन ग्रुप के हर बच्चों को मेंबरशिप कार्ड बांटे गए, कुछ को सीक्रेट मॉनिटर बनाया गया जो दूसरों बच्चों की रिपोर्ट करेंगे। और उनसे कहा गया कि नए बच्चे जोड़ो, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और उन सभी बच्चों की रिपोर्ट भी करो जो नियम को तोड़े। बच्चों को बड़ा मजा आने लगा। उन्होंने बहुत जल्दी 30 बच्चों से 200 बच्चे जोड़ लिए और जो नियम तोड़ने लगे उन्हें वो परेशान करने लगे। फिर चौथे दिन टीचर ने बच्चों से कहा, हम सब अकेले नहीं हैं, पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है, हम उसका हिस्सा हैं। कुछ बच्चे सीरियस हो गए, कुछ तो एकदम मिलिट्री बन गए, कईयों ने तो अपने दोस्तों तक से दूरी बना ली। फिर 5वें दिन टीचर ने बच्चों से कहा कि आज एक रैली होगी और हमारे राष्ट्रीय नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। आप सभी को एक तय समय पर हॉल में आना है। और सभी बच्चे तय समय पर हॉल में पहुंचे। वहाँ एक प्रोजेक्टर लगाया गया, एक स्क्रीन लगाई गई और सभी बच्चे राष्ट्रीय नेता को सुनने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद टीचर आए और उस प्रोजेक्टर में हिटलर की रैली की असली वीडियोस चलाई गई। और फिर टीचर ने बच्चों से कहा कि तुम सबने मुझसे एक सवाल पूछा था कि हिटलर का जर्मन के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। जवाब तुम्हारे सामने है, जरा खुद को देखो। मुझे सिर्फ 5 दिन लगे तुम्हारी सोच को कंट्रोल करने में। तुमने एक ऐसे लीडर को फॉलो किया, एक ऐसे आंदोलन का तुम हिस्सा बन गए जो असल में था ही नहीं। तुमने ग्रुप और पावर के नशे में अपने ही दोस्तों की जासूसी की। तुम्हें लग रहा था कि तुम कुछ खास कर रहे हो, तुम सबसे अलग हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक भेड़ चाल का हिस्सा थे। बिल्कुल यही हिटलर के जर्मनी में हुआ था। तो उस टीचर का नाम था रॉन जोन्स और ये एक्सपेरिमेंट था द थर्ड वेव एक्सपेरिमेंट, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है।